हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति। इस फाइल में अपन देखेंगे कॉजेज। पहला एक वीडियो बना दिया मैंने, ठीक है ना, उसको आपने देखा। उसमें बेसिक टाइमलाइन थी। अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसमें देखेंगे अपन मेन रूप में कॉजेज देखेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, इवेंट्स, फिर कॉजेज क्या आ रहे जिसके कारण क्या कारण थे अंग्रेजों की हार के। फिर इधर देखेंगे अपन माइक्रो के रूप में इंपॉर्टेंस क्या है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आधारभूत तत्व जिन्होंने उसको डिजाइन किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक ऐसा अपन देखेंगे। ये माइक्रो के रूप में है। थ्योरी जो आपको बेसिक पढ़नी है तो उसका पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल कराया है। उस पीडीएफ में से आप उस थ्योरी का ये माइक्रो है, ठीक है। तो माइक्रो के रूप में मैं समझा देता हूँ, आप उस थ्योरी को पढ़ो, पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर टेस्ट लिखो, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सबसे पहला है डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, द्वेषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। इस द्वेषपूर्ण में 3 ऑर्गन लिखे हुए। देखो क्या था, जैसे इंडिया में भी था। इंडिया में गवर्नर जनरल या वाइसरॉय होता था, फिर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, और उसी की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा होता था जिसको अपन लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, विधान परिषद बोलते थे, ठीक है। तो 3 ऑर्गन्स हो गए क्या, एक गवर्नर, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर सर्वे सर्वा जो था वो गवर्नर ही था। जैसे इंडिया में था ना स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी का, वैसा ही वहां था। गवर्नर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अपने भी जैसे आपने रेगुलेटिंग एक्ट, प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट पढ़ाई होगा, मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया ही है। तो उसमें आपने देखा गवर्नर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार होता रहता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये गवर्नर ही सर्वे सर्वा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली चलती ही नहीं थी। तो ये डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। फिर दूसरा क्या बात थी कि इन तीनों के अंदर ये जो 13 कॉलोनीज थी, इनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये थी डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। डिफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी है ना। द्वेषपूर्ण आर्थिक नीति क्या थी ब्रिटेन की, अमेरिका में क्या थी, एनआईटी। एनआईटी से क्या, एन से है नेविगेशन एक्ट, आई से है इंडस्ट्रीज एक्ट, टी से है ट्रेड एक्ट। नेविगेशन एक्ट मतलब नौका वहन कानून क्या था। इन कानून के तहत ये प्रोविजन था कि अगर अमेरिका से कोई चीज निर्यात हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो सिर्फ ब्रिटेन के जहाजों से होगी। कहने का मतलब अमेरिका अपने खुद के जहाज बना ही नहीं सकता था। दूसरा इंडस्ट्रीज एक्ट। इंडस्ट्रीज ये एक्ट ये था कि अमेरिका के अंदर किसी भी तरह का आधारभूत उद्योग नहीं लगेगा। आधारभूत उद्योग मैंने बताया आपको, 8 जैसे आधारभूत उद्योग आज जैसे इंडियन इकोनॉमी में जैसे अपन पढ़ते हैं, सीमेंट, स्टील है, ठीक है, फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस, ठीक, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा है ना। तो उस तरह के उन्होंने बोला कोई भी बेस इंडस्ट्री वहां नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो चाहते थे कि अमेरिका जो है कच्चे माल भेजे इंग्लैंड को, फिर उस कच्चे माल से इंग्लैंड के अंदर फिनिश गुड्स बनेंगे, उपभोक्ता वस्तु बनेंगे, और फिर उनको अमेरिका में बेचेंगे। कहने का मतलब ब्रिटेन नहीं चाहता था कि अमेरिका के अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का निर्माण हो। अमेरिका सिर्फ कच्चा माल का उत्पादन करेगा। वो कच्चा माल ब्रिटेन के जहाजों से ब्रिटेन में आएगा, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में उस कच्चे माल से फिनिश गुड्स बनेंगे, है ना, उपभोक्ता वस्तु, और फिर फिनिश गुड्स को अपन बेचेंगे अमेरिका में। यही नीति अंग्रेजों की भारत में थी। भारत से जाएगा कपास, कपास से कपड़ा बनेगा इंग्लैंड में, और फिर वो कपड़ा भारत में ही बिकने आएगा, है ना, ऐसे। कहने वाला हमारी रुई से बने कपड़े कौन इंग्लैंड में बेच रहा है, ये, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज एक्ट था, ठीक है। नेविगेशन इंडस्ट्री और ट्रेड एक्ट। ट्रेड एक्ट क्या था, ट्रेड एक्ट के तहत ये कर दिया गया कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जो पहले अमेरिका निर्यात करता है, जैसे ऊनी कपड़े, टोपियां, उन सब का जो निर्माण था वहां बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये ट्रेड एक्ट था। तो ये 3 डिफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी, नेविगेशन एक्ट, नौकाबहन, इंडस्ट्री उद्योग, और ट्रेड से व्यापार अधिनियम। तो ये डिफेक्टिव थे जो ब्रिटेन ने यहां लागू अमेरिका के अंदर किए, ठीक है, ये चीज है। फिर तीसरा बिंदु अपन पढ़ते हैं, होस्टाइल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन टुवर्ड्स अमेरिकन। तो देखो ये ब्रिटिश अमेरिकन क्या है ना, ब्रिटिश अमेरिकन, यही हिंदी में लिखा रहेगा, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ब्रिटिश अमेरिकन टुवर्ड्स ब्रिटेन। ये ब्रिटिश अमेरिकन देखो क्या है, इसमें 2 वर्ड है, ब्रिटिश अमेरिकन। ये कहने का मतलब ये पहले ब्रिटिश है, बाद में अमेरिकन है। जैसे अपन बोलते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, 2 वर्ड होते हैं, इंडियन मुस्लिम और मुस्लिम इंडियन। समझ रहे हो, इंडियन मुस्लिम का मतलब ये पहले इंडियन है, उसके बाद ही मुस्लिम है। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है कि नहीं है, वो क्या पहले इंडियन फिर बाद में मुस्लिम। दूसरा लिखा हुआ है मुस्लिम इंडियन, वो पहले मुस्लिम है उसके बाद इंडियन है, जैसे जिन्ना है कि नहीं, ऐसे। तो ये क्या था, ये ब्रिटिश अमेरिकन है, आप समझ गए आप, पहले ब्रिटिश है उसके बाद अमेरिकन है। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन में रहते थे, लेकिन ब्रिटेन के जो स्टुअर्ट्स किंग थे
उनकी नीतियों से इनको गणना थी। चर्च का जो एटीट्यूड था ब्रिटेन में, उनसे उनको गणना थी। तो वो ब्रिटेन से पलायन करके कहा, अमेरिका में आ गए। ठीक है, तो इनका अपने ब्रिटेन के प्रति इनका दृष्टिकोण नकारात्मक था। कहने का मतलब ये अमेरिका को सपोर्ट करते थे ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन थे ये। ठीक है ना, पहले ब्रिटिश लेकिन बाद में फिर अमेरिकन बन गए। क्यों? स्टुअर्ट राजाओं की जो दूरदर्शिता थी और चर्च का जो हस्तक्षेप था राज्य में, उसके कारण। ठीक है, तो ये अपने जो पेरेंट नेशन था ब्रिटेन, उससे ये नफरत करने लगे। तो धीरे धीरे ये अमेरिका की मदद करने लगे। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, कॉन्ट्रेरी एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन। कॉन्ट्रेरी एटीट्यूड क्या था, मतलब दोनों के आउटलुक में डिफरेंस। तो देखो ब्रिटिशर्स का तो क्या था, ये इंपेरियलिज्म में विश्वास करते थे, साम्राज्यवाद, शोषण करना है। ये किस में विश्वास करते थे, ये नेशनलिज्म में विश्वास करते थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था थॉमस जेफरसन अपने क्या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बताया अभी 4 जुलाई 1776, तो उसमें क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या, ऑल आर इक्वल, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, अनएलिनेबल राइट्स है सभी के, ऐसे। ये इंपेरियलिज्म, ठीक है, ये कैपिटलिज्म में विश्वास करते थे, कैपिटलिज्म, ठीक है, शोषण करो, पूंजीवाद। और ये एक तरह से अपन ये कह सकते हैं समाजवाद में विश्वास करते थे, समाज के उत्थान में विश्वास करते थे। ठीक है साहब, ये हो गया। फिर ये एक तरह से रिग्रेसिव थे, मतलब भूतदर्शी, पीछे देखते हुए थे शोषण में। और ये प्रोग्रेसिव थे, प्रोग्रेसिव मतलब आगे देखते हुए, प्रोग्रेसिव आगे देखते हुए। तो ये 3 अपन को बिंदु याद में रखने हैं। ये इंपेरियलिज्म से थे ग्रसित ब्रिटिश वाले, अमेरिकन नेशनलिज्म से, राष्ट्रीयता से। ये पूंजीवाद में विश्वास करते थे, समाजवाद में विश्वास करते, समाजवाद कि समाज का भला हो। ठीक है, यहाँ समाजवाद वो मार्क्सवाद लेनिनवाद कुछ मत लगाओ यहाँ पे, बस ये कि समाज के उत्थान की बात करते थे। जैसा अपन जैसे देखते हैं जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 4 जुलाई 1776 वाले में, जैसी जो अवधारणा है उसकी बात करनी है अपन को, 4 जुलाई 1776। ठीक है, फिर ये पश्चिमगामी थे, ये अग्रगामी थे, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये कॉन्ट्ररी एटीट्यूड के रूप में बिंदु में समझ गए। बाकी एक बार वो नोट्स और पढ़ना, फिर और समझ में आएगा। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 ईयर वार्स, है ना, 1763 फॉर कनाडा। देखो ये 7 ईयर वार क्या है, इसको थोड़ा सा आप एक बार समझो। क्या समझाता हूँ, खाली जगह यहाँ समझाता हूँ। देखो 7 ईयर वार्स क्या है, देखो ये पहले आप ये देखो, ये अपने जैसे मान लो नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक है, ये यूएसए है बीच के अंदर, ठीक है, मान लो यूएसए तो जाता है ना, ये यूएसए हो गया ऊपर, ये तो कनाडा हो गया अपने ऊपर, और ये यूएसए हो गया। ठीक है, तो 7 ईयर वार जो था ये कनाडा के लिए लड़ा गया था। तो पहले तो आप समझ गए ये कनाडा आ रही है। ठीक है, तो अब देखो मैप समझ गए, अब अपन मुद्दे पे आते हैं कि 7 ईयर वार जो है, ठीक है, उसका कारण क्या था, 3-4 बिंदु समझो इसमें। कारण क्या था, कनाडा के लिए, ठीक है, कनाडा के लिए। किन किन के बीच में लड़ा गया, मतलब वर्सेस, किन किन के बीच में लड़ा गया, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। अमेरिका के में नहीं था इसमें, ब्रिटेन अमेरिका से नहीं लड़ा, ब्रिटेन फ्रांस से लड़ा है ना। टाइम पीरियड तो आपको ध्यान है इसका, 1756 से 63। ठीक है, कहां लड़ा गया, अमेरिका की भूमि पर, अमेरिका की भूमि पर। ठीक है, अमेरिका की भूमि पर। अपन जैसे देखते हैं कि भैया जैसे अपने अमेरिका है, ठीक है ना, और कनाडा है, और अमेरिका और कनाडा के बीच में आप जैसे देखोगे तो 48 डिग्री अक्षांश है अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो ये अमेरिकन सोयल पे लड़ा गया था। ठीक है, आज 28 डिग्री अक्षांश कनाडा और अमेरिका को अलग अलग करता है, अक्षांश है ना, लैटिट्यूड। ठीक है, तो कारण किस किस के बीच में लड़ा गया, कहां लड़ा गया, और फिर लास्ट अपन देखते हैं कि परिणाम, किसके परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम ये हुए, इस परिणाम मतलब इसके अंदर कौन, फ्रांस जो था वो हारा। ठीक है साहब, इतना ये 4 चीजें तो आपको सप्तवर्षीय युद्ध में पता होना चाहिए। जैसे शॉर्ट नोट पूछा 7 ईयर्स वार, है ना, तो पहले ड्यूरेशन 1756 से 63 किन किन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, किसको लेकर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था, कनाडा था। ठीक है, कनाडा था, कहां लड़ा गया, अमेरिका की धरती के ऊपर। परिणाम क्या रहा, फ्रांस हारा। तो अब देखो इस हार के बहुत ज्यादा मायने थे। क्या कि अब जैसे मैं बताया फ्रांस हार गया, तो मैंने बताया था कि भाई जैसे ये नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक है, ये कनाडा है, कनाडा ये अपने यूएस है, तो ये फ्रांस की कॉलोनी था एक तरह से कनाडा। तो फ्रांस हार गया,
तो अब क्या था, पहले क्या होता था कि अमेरिका को इधर ये डर लगता था कि ये फ्रांस हमला नहीं कर दे उत्तर से अमेरिका के ऊपर। इन 13 कॉलोनीज में जो अमेरिकन रहते थे उनको ये डर था कि यार ये फ्रांस हमला नहीं कर दे उत्तर से। भाई इधर से तो ये ब्रिटेन ने परेशान कर रखा, ऊपर से फ्रांस ने परेशान कर रखा। तो इस 7 ईयर्स वार्स के अंदर जब फ्रांस हार गया तो भाई ऊपर की तरफ से जो खतरा था वो खतरा खत्म हो गया अमेरिकन को। जो अमेरिका को खतरा था उत्तर से, फ्रांस का खतरा था, फ्रांस को तो हरा दिया ना ब्रिटेन ने। तो भैया इधर से फ्रांस की हो गई क्या, ओके टाटा बाय बाय सी यू, है कि नहीं है ये। तो सप्तवर्षीय युद्ध का महत्व क्या रहा कि उत्तरी अमेरिका की तरफ से जो फ्रांस का खतरा रहता था अमेरिका को, वो खतरा खत्म हो गया। पहले दो दुश्मन थे भाई अमेरिका की, उत्तर से फ्रांस था, इधर पूरा से अपन देखते हैं तो ब्रिटेन था। अब उत्तर वाला तो चैप्टर क्लोज, ओके टाटा बाय बाय सी यू, है कि नहीं है। तो फ्रांस गया, तो फ्रांसीसी खतरा खत्म हो गया अभी उत्तर से। अब साला एक ही बचा ब्रिटेन, उसको भी देख लेंगे अपन। ठीक है, एक तो चीज ये, एक तो इसका महत्व ये हुआ, मतलब उत्तर से फ्रांस की चैलेंज खत्म हो गई। दूसरा क्या हुआ, ये जब फ्रांस हार गया ना, हार गया फ्रांस, तो फ्रांस ने देखा यार मैं तो हार गया, ब्रिटेन ने मेरे को हरा दिया, लेकिन ब्रिटेन तो ज्यादा खुश मत हो, है ना। तो अब तेरी लड़ाई किससे है, ब्रिटेन की लड़ाई अमेरिका से है। तो इन फ्रांसीसियों ने बोला अब मैं मदद अमेरिका की करूंगा। तो एक तरह से भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट कनाडा के अंदर, कनाडा को लेकर तो ब्रिटेन और फ्रांस डायरेक्ट लड़े, लेकिन अमेरिका को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस इनडायरेक्ट लड़े। क्यों, क्योंकि फ्रांस ने मदद करी अब किसकी, अमेरिका की, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो मैं आपको बता रहा था अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन। तो अमेरिका का दुश्मन कौन, ब्रिटेन, और ब्रिटेन का दुश्मन कौन, फ्रांस। तो अब अमेरिका और फ्रांस के बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ठीक है। तो इन कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिका की तरफ से अब लड़ी, तो उन्होंने जाके अमेरिका के कान में बोला कि देखो देखो ये कमी है ब्रिटेन की, ऐसे लड़ो ऐसे लड़ो। और फ्रांस नेवल पावर थी, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी। फिर अपन देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो अब देखो फ्रांसीसी सैनिक लड़ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और अमेरिकन डिक्लेरेशन देखेंगे अपन 4 जुलाई 1776। तो इन सैनिकों ने बहुत कुछ सीखा अमेरिका की तरफ से लड़ते हुए, और फिर उन्होंने जाकर अपने देश में बताया कि देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर ये सैनिक फ्रांस के अंदर लागू कराएंगे वही 12 अगस्त 1789 को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऐसे तो ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों सप्तवर्षीय युद्ध। पहले तो ये फैक्ट्स कौन क्या कैसे, और फिर महत्व। महत्व में 3 बिंदु, उत्तर की तरफ से फ्रांस की चुनौती समाप्त। दूसरा अपन ने क्या देखा कि इन फ्रांसीसी सैनिकों ने मदद करी अमेरिका की, है ना। तो इनडायरेक्टली अब ये लड़ रहे थे ब्रिटेन से, क्योंकि अब अमेरिका की मदद कर रहे थे, और अमेरिका ब्रिटेन से लड़ रहा था, तो इनडायरेक्टली फ्रांस लड़ रहा था ब्रिटेन से। तो जैसे अपन बोलते नहीं है क्या कि बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द अर्थ, दिस मीन्स बुक इज ऑन द अर्थ। तो क्या हुआ, फ्रांस अमेरिका की मदद कर रहा था, अमेरिका ब्रिटेन से लड़ रहा था, इसका मतलब फ्रांस ब्रिटेन से लड़ रहा था, ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गई। तीसरा मैंने क्या बताया कि इन फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा ली, और फिर अपने देश फ्रांस के अंदर जाके इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति करी 1789 में, और फिर 12 अगस्त को वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की घोषणा इन्होंने लागू कर। ऐसे ये सप्तवर्षीय युद्ध मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। मैंने बताया उसको समझ गए ये चीज। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक व्यक्तियों का योगदान अमेरिकी क्रांति में। कौन कौन बौद्धिक व्यक्ति, पहले तो अपन देखते हैं एजुकेशन के वहां पे सेंटर्स बने। क्या, HCM रिपा है अपने, ये याद रखो, जहां आपकी ट्रेनिंग होगी OTS की, OTS में RS की। H से क्या है, हार्वर्ड, C से है कैम्ब्रिज, और M से मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स में ये MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके तर्ज पे जवाहरलाल नेहरू ने अपने IIT बनाए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। वर्ल्ड की जो नवीनतम टेक्नोलॉजी वो यही आती है, MIT। तो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन उस समय खुल गए थे। BF क्या है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी बनाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन वही पतंग उड़ाते समय जिन्होंने बताया था कि भाई तड़ित चालक क्या, ठीक है। वुमेन एजुकेशन के रूप में बढ़ावा दिया गया अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाई, BF बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। ये चीज अपन को एजुकेशन के रूप में HCM, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। जर्नलिज्म में क्या क्या न्यूज़पेपर निकले, बोस्टन न्यूज लेटर, अमेरिकन मर्करी, ठीक है ना, एक न्यूयॉर्क टाइम, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज लेटर्स थे। जैसे अपन देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन भारत का, जैसे अपन देखते हैं तो हेराल्ड, हरिजन, है कि नहीं है समाचार पत्र, ऐसे। यहाँ पे बोस्टन न्यूज लेटर और अमेरिकन मर्करी। थिंकर्स, विचारक जिन्होंने प्रेरणा दी क्रांति के लिए, थॉमस पेन ने पैम्पलेट्स निकाले जिसका नाम था कॉमन सेंस।
इन्होंने बताया कि कैसे शोषण हो रहा है। थॉमस पेन, ठीक है, पेन, पेन से अपन लिखते हैं कॉमन सेंस। पेट्रियार है ना, पेट्रियार्क, ठीक है, इसने बोला कि गिव मी आइदर फ्रीडम और डेथ, या तो मुझे आजादी दे दो या क्या दो, मृत्यु दे दो, ठीक है। ये देखो ना, ये पेट्रियार्क नहीं है, पैट्रिक हेनरी है ये, है ना, पेट्रियार्क तो अपने अलग है। पैट्रिक हेनरी, PRATIC और हेनरी, ये पैट्रिक हेनरी है ना, पैट्रिक हेनरी। गिव मी आइदर फ्रीडम और डेथ, ठीक है ना, पेट्रियार्क तो हम रेनेसां में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थॉमस पेन हो गया, पैट्रिक हेनरी हो गया, देन है सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स वही कौन, मैंने बताया अपने बोस्टन टी पार्टी, इसने एंटी SSQ एक्ट आंदोलन चलाया। SSQ क्या, स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टनरी एक्ट, इनके विरुद्ध में इसने आंदोलन चलाया सैमुअल एडम्स। और बोस्टन टी पार्टी जो थी ना, बोस्टन टी पार्टी BTP, इसका इंपॉर्टेंट योगदान है, अभी पढ़ेंगे अपना आएगा। जेम्स ओटिस ने स्लोगन दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, NTWR क्या लिखा हुआ है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जो स्टैम्प एक्ट आएगा अभी अपन कारणों में देखेंगे, और आगे स्टैम्प एक्ट जैसे अपन आगे कारणों में देखेंगे, तो ये यहाँ पे देखेंगे कारण भी आएगा। तो इनके अगेंस्ट में ना सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, मतलब जेम्स ओटिस ने नारा दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व, ठीक है, ऐसे। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी मैंने बताया, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बनाया, APS, ठीक है ना। और TJ क्या है, ये थॉमस जेफरसन है, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने क्या था, वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे, ये याद रखनी सारी चीजें, है कि नहीं, ये चीजें, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल्स का योगदान अपन ने देखा। फिर अपन देखते हैं कि जॉर्ज तृतीय कौन था, ब्रिटेन का किंग इस समय, ठीक है। उसने ओवरलुक करी कुछ, उन्होंने राय दी थी पिट्स ने और बर्क ने, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो जॉर्ज तृतीय ने अनदेखी करी, ठीक है ना, जिसके कारण फिर अमेरिकन वार भुगतना पड़ा। ग्रेनविल कौन थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कुछ एक्ट्स लागू किए, SSCQ, ऐसे S स्टैम्प एक्ट, एक ऐसे है स्टैम्प एक्ट, S एक ऐसे है क्या, शुगर एक्ट, Q से है, C से है करेंसी एक्ट, और Q से है क्वार्टरनरी एक्ट, मतलब रहने का, ठीक है। तो सबसे इसमें जो कुख्यात हुआ वो था स्टाम्प एक्ट। जैसे अपन इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ते अपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपन, VPA, ऐसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, VPA सॉरी, लिटन का है 1878, लिटन, रिपन तो स्वायत्त शासन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे शुगर एक्ट, मतलब ऐसे तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टाम्प एक्ट, ठीक है। फिर एक ऐसे शुगर एक्ट, ठीक है, ये C से है करेंसी एक्ट, मुद्रा, और Q से है क्वार्टरनरी, अभी देखते हैं अपन, है ना। तो ये स्टैम्प एक्ट इसमें सबसे ज्यादा कुख्यात था, ठीक है। शुगर, पहले स्टैम्प एक्ट के पहले माइनर बता देता हूं 3। शुगर एक्ट में ये था कि पहले जो रम है ना, रम का निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था अपने अमेरिका से, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। करेंसी एक्ट, पहले जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एक छोटी मोटी जैसे लोकल मुद्रा चलती थी उसको बंद कर दिया गया, ब्रिटेन की करेंसी चलेगी। क्वार्टरनरी एक्ट कि ब्रिटिश आर्मी जो है ना वो इन कॉलोनीज में रहेगी और उस आर्मी का पूरा खर्चा इन कॉलोनीज को उठाना पड़ेगा, ये था क्वार्टरनरी एक्ट। एक था टाउनशेड एक्ट, उसमें यह था कि जो इन कानूनों का पालन नहीं करेगा तो उसके घर में बिल्कुल आप ब्रिटेन की जो पुलिस थी वो छानबीन कर सकती है, ठीक है, ऐसे जैसे हमने रोलेट एक्ट था, ठीक है। तो ये था SSQ। अब इसमें सबसे जो कुख्यात हुआ वो था स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट क्या था, जैसे आपने देखा होगा, अब एक रेवेन्यू स्टैम्प होती है, जैसे मान लो कोई भी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है तो इसमें नीचे वो छोटी सी अपन सिर्फ मोहर लगाते हैं, मोहर, और उसके ऊपर साइन किया जाता है, तो उसको रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। ऐसे ब्रिटेन की कॉलोनी के अंदर किया गया, इन कॉलोनीज में ब्रिटेन ने किया क्या कि कोई भी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट होगा तो या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट होगा तो उसके ऊपर आपको ये स्टैंप लगानी पड़ेगी। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पे को वैलिड तभी माना जाएगा कॉलोनी के जब उसके ऊपर ये स्टैंप लगी हो। तो इस बहाने क्या इन्होंने देखा है अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों ने कि ब्रिटेन तो हमारा शोषण कर रहा है, तो इस स्टैंप एक्ट के विरोध में इन्होंने बहुत ही ज्यादा एक उग्र आंदोलन अमेरिका के अंदर चलाया, ठीक है। अब उस उग्र आंदोलन में अपन क्या क्या पढ़ते हैं वो सुनो। लीडर्स कौन थे इस उग्र, तो स्टैंप एक्ट कब लागू किया, 1765 में, है ना, एक साल के अंदर ही अंदर वापस लेना पड़ेगा था, ठीक है। लीडर्स कौन कौन, ऐसे क्या है ये अपने सैमुअल एडम्स, ठीक है। जैसे क्या है अपने जैसे जेम्स ओटिस, ठीक है ना, सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस इसके नेता सैमुअल एडम्स। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए SOL, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए क्या, सन्स ऑफ
सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंस्टीट्यूशन। सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, सन्स वो पुत्र है ना, लिबर्टी स्वतंत्रता के पुत्र, स्वतंत्रता की बेटियां, सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, ये ऐसे लिखना है सन्स। स्लोगन क्या दिया गया, NTWR क्या है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, है ना, प्रतिनिधित्व बिना कोई कर नहीं। ठीक है, तो इसमें आप परेशान मत हो, जो आप नोट्स पढ़ रहे हो ना साथ साथ में, तो सब समझ में आएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, ये वो जो बोल रहा हूँ सब वहां लिखा हुआ है। पिक्चर्स बनाई गई किसकी, स्कल बोन की, जैसे आप खतरे का सिंबल देखते हो ना, जैसे बीच में यूं ऐसे कंकाल बना रहता है, इधर वो दो हड्डियां लगी रहती हैं, ऐसे खतरे का सिंबल है कि नहीं है। तो ब्रिटेन तो चाहता था सारा रेवेन्यू स्टैंप लगी, इन्होंने ये खतरे का सिंबल बना दिया ऐसे। ठीक है, फिर कांग्रेस आयोजित की गई एंटी स्टैंप एक्ट। इन सब प्रयासों के कारण यह विरोध के कारण 1776 में बैक विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ये वापस ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ये था अपने स्टैंप एक्ट का विरोध। तो क्या चीज ध्यान रखनी है कि स्टैंप एक्ट लेके कौन आया, ग्रेनविल। ठीक है, विरोध किसने किया, सैमुअल एडम जेम्स ओटिस। इंस्टीट्यूशन कौन से बने, सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना, ऐसे नारा क्या दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और ये नारा किसका था, जेम्स ओटिस का। ठीक है ना, मैंने बताया था अभी ऊपर। फिर पिक्चर किसकी, स्कल एंड बोन की, कांग्रेस आयोजित की गई एंटी स्टैंप एक्ट कांग्रेस, और 1776 में ये वापस लेना पड़ गया। ठीक है ना, देखो ऊपर मैंने बताया था आपको, देखो जेम्स ओटिस स्लोगन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे समझ गए, ये है। फिर उसके बाद अपन नवा कारण क्या देखते हैं इस क्रांति का, लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी। लॉर्ड नॉर्थ भी क्या थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, जिस समय ये क्या अमेरिकी क्रांति हुई, 1776 से 83 अमेरिकी क्रांति। तो इन्होंने टी पॉलिसी बनाई है। वो टी पॉलिसी देखो क्या था, टी पॉलिसी एंड बोस्टन टी पार्टी, है ना। पहले तो इनकी टी पॉलिसी और उसके विरोध में जो बोस्टन टी पार्टी घटना हुई वो देखते हैं अपन। तो पहले तो टी पॉलिसी क्या थी लॉर्ड नॉर्थ की, उसको अपन देखते हैं। लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी ये थी कि ये है अपने इंडिया, ठीक है, ये है अपने ब्रिटेन और ये है अमेरिका। तो पहले क्या होता था, इंडिया से चाय जो थी, चाय इंडिया की चाय बहुत महत्व रखती थी। ठीक है ना, दार्जिलिंग उनकी बहुत महत्व रखती थी, आज भी रखती है, भूतकाल में भी रखती थी। तो इंडिया से चाय पहले जाती थी ब्रिटेन और उसके बाद जाती थी अमेरिका। तो इसमें क्या होता था कि जैसे रास्ता भी लंबा रखता था, रूट भी लंबा था, है कि नहीं है, बीच में स्मगलिंग भी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी, तो रेवेन्यू का लॉस भी होता था। तो लॉर्ड नॉर्थ ने देखा कि क्यों ना अमेरिका से चाय का निर्यात सीधा ही अमेरिका को किया जाए, बीच में से इस ब्रिटेन को हटा दिया गया। तो लॉर्ड नॉर्थ का तो ये मानना था कि भाई इससे क्या है कि अमेरिका वासियों को सस्ती चाय मिलेगी। लेकिन अमेरिका वासियों ने सोचा, क्या देखा कि नहीं, तुम हमारा भला मत सोचो, तुम इस माने अमेरिका का शोषण और बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, अमेरिका ने ये सोचा। ठीक है, तो पॉलिसी क्या थी, डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। पहले ब्रिटेन के बीच में हट गया, ब्रिटेन नहीं आएगी चाय, सीधी कहां जाएगी, इंडिया से अमेरिका। कर तो ब्रिटेन ही रहा है, हट गया से मतलब है ब्रिटेन के बंदरगाहों पे नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि भाई ब्रिटेन के बंदरगाहों से होके जाएगा माल, जो नेविगेशन एक्ट था ना, पहले मैंने बताया था NIT, उस नेविगेशन एक्ट में यह था कि ब्रिटेन के जहाजों से जाएगा माल, और पहले ब्रिटेन आएगा और उसके बाद कहीं जाएगा। जैसे कोई माल मान लो अमेरिका से अफ्रीका जाना है, तो पहले अमेरिका से वो ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन के बंदरगाह पे आएगा, ब्रिटेन के जहाजों से तो आएगा ही, लेकिन ब्रिटेन के बंदरगाहों पे आएगा और फिर वो अफ्रीका जाएगा ऐसे। ठीक है, तो पॉलिसी का डायरेक्ट रीजन क्या कि जिसे स्टॉक स्मगलिंग और जो रेट्स हाई हो रही थी वो रुक जाएगी। स्टॉक का मतलब कि ब्रिटेन के अंदर स्टॉक नहीं करना पड़ेगा, तो स्टॉक की लागत बचेगी। रिएक्शन क्या हुआ, मीन्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। अमेरिका के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन, सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस, थॉमस जेफरसन, उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है, ये तो फालतू बकवास है, ब्रिटेन की शोषण करना है अमेरिका का मेरा मकसद। तो लीडर्स क्या थे, सैमुअल एडम्स, ठीक है ना, इन्होंने बोस्टन टी पार्टी आयोजित करी। कब, बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को। और इसमें हुआ क्या कि भाई एक जहाज इंडिया से लेके आया हुआ था, बोस्टन बंदरगाह भी मैंने देखा, मैसूर की राजधानी, वहां खड़ा हुआ था। उस जहाज के अंदर 340 चाय की पेटियां थी, जो कि सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जहाज से उठाकर जो क्रांतिकारी थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे अमेरिका के, उन्होंने समुद्र में फेंक दी। ठीक है, तो ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भारत की चाय, भारत के 2-3 उत्पाद बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जो कि गोल्ड के इक्विवेलेंट थे। सबसे पहले तो था भारत की कपास, उसके बाद था भारत की नील, और तीसरा था ये भारत की चाय। बहुत ज्यादा फेमस थे, दीवाने थे इसके लोग, आज भी है, पहले भी थे। ठीक है ना, तो ये है बोस्टन टी पार्टी। जैसे किसी की कोई ब्रिटिश था, उसकी पोस्टिंग इंडिया में होती थी ना,
तो ब्रिटेन में उसके पड़ोसी, घर वाले पड़ोसी उसके आके बोलते थे घर पे, जैसे मान लो आप ब्रिटिश हो, आपकी पोस्टिंग इंडिया में हो गई, तो आपके जो मम्मी पापा है ब्रिटेन में है ना, तो आपके जो पड़ोसी थे, आपके मम्मी पापा से मिलने आते थे और क्या बोलते थे कि यार तुम्हारा लड़का वो इंडिया में है ना, उसकी नौकरी है ना, तो यार एक तो वहां से कोई इंडिया का एक रुमाल ही मंगा दो हमको, तो ठीक है रुमाल, ठीक है। और फिर दूसरा, यार वो अगर इंडिया से आता रहे तो उसको बोलना थोड़ी सी 100 ग्राम चाय ले आएगा हमारे लिए, हमको पीनी है इंडिया की चाय, ऐसे देख लो हमें, ठीक है। तो ये लॉर्ड नॉर्थ की अपन ने पॉलिसी देख ली, मतलब टी पॉलिसी है सबसे इंपॉर्टेंट की। और ग्रेनविल की क्या थी? ग्रेनविल की SSC क्यूट, स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरनरी एक्ट, टाउनशेंड एक्ट, वो ग्रेनविल की थी। नॉर्थ की टी पॉलिसी, तो उत्तर दिशा में मुंह करके चाय कभी मत पीना, तो ऐसे याद रख लो नॉर्थ नॉर्थ टी पॉलिसी। ओलिव ब्रांच पिटीशन, ये ओलिव ब्रांच पिटीशन क्या था कि 1774 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी, मैंने आपको बताया था 17 सितंबर में फिलाडेल्फिया में। उसमें एक ये डिस्कशन पत्र बना कि जो 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन्होंने एक, भाई 12 के आए जॉर्जिया के नहीं है, तो उन्होंने एक क्या बनाया, एक छोटी सी पिटीशन बनाई कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपन जाके देखेंगे, उसको बोलते हैं अपन ओलिव ब्रांच पिटीशन, है ना। फिलाडेल्फिया कांग्रेस का ये परिणाम था, लेकिन ब्रिटिश संसद ने इसको ओवरलुक कर दिया। कोई मतलब नहीं है मैं तुम्हारी पिटीशन से, है कि नहीं, हम तो ऐसे शोषण जारी रखेंगे। कैसे रख लोगे शोषण जारी? नहीं रख सकते। 4 जुलाई 1776 इंडिपेंडेंस घोषणा होगी, है कि नहीं है। ये तो 1774 की घटना है, फर्स्ट फिलाडेल्फिया में। तो ओलिव ब्रांच पिटीशन आ जाए शॉर्ट में, तो ऐसे अपने को ध्यान, ठीक है। तो ये चीज है, तो ऐसे करके ये अपने 10 कारण हैं जो अपन को ध्यान में रखने, ठीक है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस के ऐसे माइक्रो के रूप में, अब एक बार वो जो मैंने हिंदी में दिया उनको पढ़ लो, सारी समझ में आ जाएगी। क्या क्या वापस रिपीट कर देता हूं। 2 तो डिफेक्टिव है, पहले तो डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, 3 ऑर्गन, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर की चलती थी और दूसरे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था अमेरिकन का। डिफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी NIT पता है, नेविगेशन एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड एक्ट। नेविगेशन में क्या, सामान जाएगा ब्रिटेन के जहाजों से, और वो भी पहले ब्रिटेन के बंदरगाहों पे। इंडस्ट्री एक्ट, आधारभूत उद्योग नहीं लगेगा, कोई फिनिश गुड प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, आप तो सिर्फ कच्चा माल का उत्पादन करो और भेजो उसको ब्रिटेन। ट्रेड एक्ट, आधार मतलब ट्रेड, कुछ जैसे ऐसे उत्पाद जो कि पहले अमेरिका में बनते थे उनको खत्म कर दिया, जैसे ऊनी शॉल, ऊनी कपड़े, टोपे, वो सब। होस्टाइल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन टुवर्ड्स ब्रिटेन, ये ब्रिटिश अमेरिकन नफरत करने लग गए ब्रिटेन से। क्यों? स्टुअर्ट राजाओं की जो ब्रिटेन में दमनकारी नीतियां थी वो, और चर्च का जो हस्तक्षेप होता था ब्रिटेन राज्य में, उस कारण। कॉन्ट्ररी एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ब्रिटिश क्या इंपेरियलिज्म से ग्रसित, अमेरिकन नेशनलिज्म से। ब्रिटिश जो थे वो विश्वास करते थे किसके अंदर, कैपिटलिज्म में, जबकि अमेरिकन सोशलिज्म में, वेलफेयर में, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में जो अपन देखती हैं। ब्रिटेन रिग्रेसिव था, अमेरिका प्रोग्रेसिव था। रिग्रेसिव मतलब शोषण करो, प्रोग्रेसिव मतलब नहीं, कोई शोषण नहीं। 7 ईयर्स बाद अपन ने देखा 1756 से 63 कनाडा को लेके हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, अमेरिका की धरती पे परिणाम फ्रांस की विजय हुई, जिसके महत्व क्या निकले कि अमेरिका का उत्तर की तरफ से जो कनाडा की तरफ से फ्रांस का खतरा था खत्म हो गया। दूसरा, फ्रांस मदद करने लग गया अब अमेरिका की, दूसरा महत्व ये रहा। और तीसरा, इसने उन फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिकी क्रांति सीखा और अपने देश में जाके पाठ पढ़ाया, किसका, इंडिपेंडेंस का। तो फ्रांसीसी क्रांति को इसने प्रज्वलित करने में मदद। इंटेलेक्चुअल्स में अपने देखा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, फिर अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जर्नलिज्म, बोस्टन न्यूज लेटर, अमेरिकन मर्करी, थिंकर्स में अपन को देखो ये 5 नाम ध्यान रखने हैं। थॉमस पेन, कॉमन सेंस, पैम्पलेट कॉमन सेंस। पैट्रिक हेनरी, गिव मी आइदर फ्रीडम और डेथ। पैट्रिक हेनरी है ना, पैट्रिक हेनरी ने क्या, हाँ भाई दोनों में से एक दे दो, कोई किसी एक में हाँ कर दो, हेनरी किसी एक में हाँ कर दो, डेथ या फ्रीडम। सैमुअल एडम्स, एंटी SSQ, तो मैंने बताया ना, एस स्टैम्प, शुगर, करेंसी, क्वार्टरनरी और टाउनशेंड। तो स्टैम्प एक्ट के विरोध में जो आंदोलन हुआ, सन्स ऑफ लिबर्टी जो इंस्टीट्यूशन, किसके नेतृत्व में, सैमुअल एडम्स, ठीक है। जेम्स ओटिस ने नारा दिया क्या, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, और TJ थॉमस जेफरसन, डैश करके लिखो, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज तीर्थ ने, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ओवरलिक किया पिट और बुर्क की रिकमेंडेशंस को। ग्रेनविल का यही SSQ अपन जैसे देखते हैं, क्या, स्टैम्प, शुगर, क्वार्टनरी और करेंसी, क्वार्टनरी और टाउनशेंड एक्ट। स्टैम्प एक्ट 1765 में आया, 1766 में वापस लेना पड़ा। विरोध किसने किया, लीडर्स अपन देखते हैं, सैमुअल एडम्स और जेम्स ओटिस।
इंस्टीट्यूशन सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स स्कल एंड बोन की कांग्रेस बनाई गई और जिसके कारण फिर विरोध के कारण 1 साल में वापस जाना पड़ा। लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी क्या थी कि डायरेक्ट भेजेंगे चाहे भारत से अमेरिका। तो ब्रिटेन तो चाहता था कि हित में अमेरिका के, लेकिन अमेरिकन को समझ में आ गया कि ये शोषण का ये तरीका और कुछ नहीं है। तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को जो एक जहाज बोस्टन बंदरगाह पे खड़ा था जिसके अंदर अमेरिका आई थी चाहे, इंडिया से अमेरिका आई थी चाहे, उसके 340 बक्से, याद रखना 340 बक्से, 340 बक्से जहाज से उठा के समुद्र में फेंक दिया गया। किसके नेतृत्व में? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। और जो इंस्टीट्यूशन था उसको बोलते सन्स ऑफ लिबर्टी, है ना। सन्स ऑफ लिबर्टी मतलब इंस्टीट्यूशन बन गया जिसके नेता थे कौन? अपने सैमुअल एडम्स, ऐसे, है ना। इंस्टीट्यूशन का मतलब एक गुट बन गया ये सन्स ऑफ लिबर्टी, हम पुत्र हैं किसके? लिबर्टी के, स्वतंत्रता के, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ऐसे, ठीक है। फिर ये आ गया सारा। फिर ओलिव ब्रांच पिटीशन को अनदेखा किया गया वहां की सरकार ने। ओलिव ब्रांच पिटीशन जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुई थी, फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस या कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस, उसमें जो एक निकल के आया था कि हम ये चाहते हैं ब्रिटेन से, इन 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव, हम ये चाहते हैं ब्रिटेन से, ये दे दो हमको। ब्रिटेन वाले कुछ नहीं देंगे, करना है जो कर लो, जो ले लो, साइन कर लो, फिर क्रांति। ऐसे क्रांति अब देख लो, ये इवेंट्स मैंने आपको पहले बताई ही है। 16 दिसंबर 17 बोस्टन टी पार्टी, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ओलिव, इसमें लिख लेना ओलिव घोषणा पत्र। फिर 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, थॉमस जेफरसन। 1777 बैटल ऑफ सैराटोगा, है ना, बोरोगन्स को हराएंगे अपने जॉर्ज वाशिंगटन। कॉनकॉर्ड में भी हराएंगे जॉर्ज वाशिंगटन, हालांकि सेकंड में आया था, सेकंड कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर 1781 में कॉर्नवालिस हारा। फिर 3 सितंबर 1783 को ट्रीटी ऑफ पेरिस देखते हैं, जिसके कारण अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ। देखो ट्रीटी ऑफ पेरिस आप देख रहे हो, फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान इसको कराने में, इसलिए ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो आप देख लो फ्रांस का कितना इंपॉर्टेंट योगदान है, ऐसे, ठीक है। ये अपने कारण अपन देखते हैं किसके? अमेरिकन क्रांति के। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कॉजेज, कि ब्रिटेन क्यों हारा, ठीक है ना। और इनका विलोम कर देंगे तो बन जाएगा कि अमेरिका क्यों जीता। और फिर आएगा महत्व, क्या महत्व, ये महत्व इधर साइड में लिखा हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं कॉजेज एंड इंपॉर्टेंस, ओके। और देखो जैसे मैं आपको टुकड़ों में, जैसे अपन अलग अलग वीडियो में देख रहे हैं, तो इन सब वीडियोस को आपको कंबाइन करके देखना है ना। सारे वीडियो जो लिंक है, एक भी बीच में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे देखो। फिर मैं आगे करते हैं अपन चर्चा, ओके।